नमस्कार, गुड आफ्टरनून बच्चों। आफ्टरनून हो गया आपको? थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। और हम पढ़ रहे हैं वितान 11th क्लास की। वितान में बेबी के बाबा दादू आए हुए हैं। बाबा उसके मिलने, पता लगा उनको बेबी कहाँ है तो मिलने आए। तो आतुष ने बोला कि मैं कमरे में बिठाओ, चाय पानी पिलाओ, खाना वाना खिलाओ। तो बातें हुई उनकी आपस में, बेटी और उसके पिता के बीच में। उससे हालचाल पूछा करके सारे, तो कई बातें उनको बताई, कई बातें नहीं बताई। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे पेज नंबर 48। बाबा के साथ इधर उधर की काफी बातें करते करते मैंने पूछा था, एक बात वो बात, कोलकाता में क्या हो रहा है, वो भाई जो कैसे हैं, उसके पड़ोसी कैसे हैं, ये बातें उनसे पूछी। कोलकाता की क्या खबर है, कोलकाता जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ की क्या खबर है, क्या समाचार है, क्या खबर लेके आए हैं आप मेरे लिए। तो इस प्रकार से कोलकाता की खबरें उसने पूछी। मेरा भाई कैसा है, वहां जो एक भाई रहता था उसका, वो कैसा है। माँ कैसी है। बाबा बोले, माँ तेरी माँ, तूने कुछ सुना नहीं लगता है क्यों। आपस में मन में पूछा उन्होंने, कहा उन्होंने। बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे, अर्थात देखा उन्होंने, है? शायद उनको पता था कि इसको माँ के बारे में पता नहीं है, उसकी माँ जिंदा नहीं है, माँ नहीं रही है, तो हो सकता है इसको पता नहीं पड़ा होगा, है? तो उसने कहा कि माँ के बारे में तूने अभी सुना नहीं है? क्यों। बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे, अर्थात इस प्रकार से मेरे मुंह की ओर बाबा देखते रहे। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं ये रोने धोने लग जाए, अर्थात मैं कहूँ इससे कि माँ तेरी नहीं रही दुनिया में, ऐसा कह दिया तो इस सुन करके और हो सकता है रोने लग जाए। होता ही है कि किसी का प्रियजन नहीं रहता है, माँ नहीं रहती है, माँ मर जाती है, ईश्वर चली जाती है, तो बच्चा सुनता है, बेटा सुनता है, बेटी सुनती है, तो रोना धोना होता ही है। इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं, सोचने लगे कि इसको सही बात कहूं या नहीं कहूं, बताना ठीक है या नहीं है। शायद बता ही देना चाहिए, अतः इसको बोल देना चाहिए, जो होगा, जो रोना होगा तो रोलेगी, नहीं रोना होगा तो नहीं रोगी, रोएगी कैसे नहीं, रोलेगी, जो करना होगा उसको भी कर लेगी, है ना। क्योंकि ये तो अभी भी यही सोच रही है कि इसकी माँ जीवित है, इसको नहीं पता है कि इसकी माँ मर गई है, इसको ये पता है कि अभी माँ जीवित है। इसको पता होता तो शायद ये पूछती मेरे से, माँ के बारे में कुछ सवाल का जवाब करती, लेकिन इसकी माँ नहीं है। ऐसे में न बताना तो भूलूंगी, अर्थात इसको वास्तविकता नहीं बताऊंगा, हकीकत नहीं बताऊंगा कि तेरी माँ नहीं रही दुनिया में, तो हकीकत क्या नाम बताना मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे, अर्थात बाबा इस तरह के विचार उनके मन के अंदर चल रहा था। उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया, उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वो चौंक गए। कहा बाबू, बाबू होता है मतलब पिताजी को बाबू बोलते थे वो ना। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही है, अर्थात इस दुनिया में नहीं रही। मुझे माँ को पुकारा, उसने पिताजी को पुकारा, पिताजी को बोला, और पिताजी की आंखों में जब आंसू देखे तो समझ गए कि माँ दुनिया में नहीं है, जिंदा नहीं है? मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू। साहब ने कहा, क्या हुआ, क्यों रोने लगे आप, क्यों आंसू आ गए आपके। माँ की तबीयत तो ठीक है, माँ तो ठीक है? कुशल है? बाबा रुद्ध गले से बोले, बाबा ने मुझे बड़े रुके हुए गले से रोकर के कहा, बोले तेरी माँ तो 6-7 माह हुए दुनिया छोड़कर चली गई, अर्थात 6-7 माह पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया में चली गई, अर्थात दुनिया इसकी हमारी माँ अब जिंदा नहीं है, वो नहीं रही है ना। तेरी माँ नहीं है, माँ अब नहीं है। तो क्यों, तेरा दादा तो वहां गया था, उसने मुझे नहीं बताया, अर्थात तेरा जो भाई है वो तेरे पास यहाँ आस पास रहता है, वो तो उससे मैं गया था, उसने मैंने उससे कहा भी था कि तू बेबी को बताना, लेकिन उसने तुझे नहीं बताया है? मैं बोली नहीं तो, अर्थात दादा ने, भाई ने मुझे कोई बात नहीं बताई माँ के बारे में कि माँ खत्म हो गई, माँ नहीं रही है।
मुझे किसी ने नहीं बताया था, ये बात मुझे किसी ने भी नहीं आकर के कही। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक सिसक कर रोती रही। और करती क्या सकती बेचारी, मरने के बाद रोना ही एक उपचार है। तो थोड़ी देर रोती रही, और मैं कर भी क्या सकती थी, इसके अलावा कोई उपचार भी नहीं था, कोई उपचार भी था, कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है, मैंने एक बार सुना था कि माँ भर्ती है अस्पताल के अंदर है? मुझे लगता है तभी उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात शायद तभी हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई हो। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद मुझे न किसी ने कोई खबर दी, न कोई समाचार मिले मुझे कि माँ नहीं रही है, माँ मर गई है? सभी को सारी जानकारी रहती है, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता था। सबको पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, माँ कैसी है, पिताजी कैसे हैं, लेकिन वहाँ के समाचार मुझे आकर के यहाँ पर कोई नहीं बताता है। मेरे दादा, बऊदी, भाई कोई बहुत दूर तो रहते नहीं है। दादा जो आसपास के पड़ोसी मेरे से कोई दूर तो नहीं है, आसपास ही रहते हैं सभी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने मुझे आकर के इस घटना का जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं बताते मुझे। रिक्शे में 10 रुपया भाड़ा लगता है, वहां से जो दादा रहता है वो यहाँ बैठ के 10 रुपये में आ सकता है, लेकिन आया नहीं, उससे कोई खोज खबर नहीं ली मैंने। फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया, फिर भी ये घटना की सूचना देने मुझे यहाँ नहीं आया। कहो कितना बुरा लगता हो, उसका बेटी कहीं वाला हो जिसको पता नहीं हो कि माँ मर गई हो, वो 6 महीने बाद 7 महीने बाद इस बात को सुने कि मेरी माँ नहीं रही, तो उसके मन को कितना दुख होता होगा, कितना पीड़ा उसको पहुंचती हुई है। बीच में मैं कई बार वहां गई, मैं भी गई उनके पास, भाइयों के पास है, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वहां भी मेरे को नहीं बताया कि माँ मर गई है, माँ नहीं है, माँ के बारे में कोई बात ही नहीं चली, कोई कहा ही नहीं है। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास जरूर जाऊंगी, ऐसा मेरे मन में था कि मैं माँ को मिल के आऊंगी, एक बार जरूर जाऊंगी और अपनी माँ से मिलूंगी, लेकिन नहीं जा पाई। और जाने से फायदा भी क्या है कि माँ जब रही नहीं दुनिया में, तो कलकत्ता जाने से कोई फायदा नहीं। इतने दिन यही सोचती आ रही थी, और अब सुनने को मिला मेरी माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई। अर्थात जब आज सुना कि माँ जिंदा नहीं है, माँ उसकी अब बैठी नहीं है, तो अब किससे मिले, और मिलके जाने से भी कोई फायदा नहीं है। मुझे पता चला था कि माँ जब अस्पताल में भर्ती थी, तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वह उन्हें माँ से मिलाने ले जाएगा। जो भाई था उसने कहा था पिताजी से कि जब आएगा तो अपने बहन को लेके आएगा, मिलाएगा। हाँ सॉरी, बाबा को, बाबा नहीं गए, लेकिन बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते, उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी, क्या जरूरत पड़ती उनकी, जो मिल के आते। उन्हें किस चीज का अभाव था, बाबा का जाना उचित होता, अच्छा रहता अगर मिल लेते। मुझे लगता है वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, उनको पता था कि माँ का अब आ गया है, माँ बीमार रहती है, माँ अब बचेगी नहीं है? फिर भी नहीं गए, फिर भी वो वहां पर गए नहीं, मिलकर नहीं आए वो। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर के लौटाना पड़ा था, भाई गया और मिला के घूम फिर के वापस यहाँ आ गया। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल किया था, बाबा की बड़ी भूल थी, जो माँ को नहीं मिले, माँ से मिलकर नहीं आए। अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे, लेकिन नहीं गए। अर्थात मिल लेते ज्यादा अच्छा रहता माँ से, लेकिन गए नहीं। माँ का क्रियाक्रम मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा, अर्थात जो भी है दाह संस्कार है वो करना पड़ा। उसका भाई था, उसने ही वो किया। दादा लोगों को भी काफी बाद में पता चला, और मुझे तो अभी भी, अर्थात जो दूसरे भाई है उनको भी काफी समय बाद पता लगा कि माँ नहीं रही, और मुझे तो इस बात का पता अभी भी चला है कि माँ अभी इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, बातें बातें में बातें होती रही, बातें चलती रही। बाबा ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है, अर्थात तेरा बड़ा भाई अभी कहाँ रहता है। मैंने बताया कि यहीं पास में है। तो वो बोले चलो थोड़ा देख आऊं, यहीं पास में है तो कहाँ है, अर्थात तातुश ने उसको कहीं पास में किसी अफसर के साहब का रख दिया था उसको। तो उसने कहा कि यहीं पास में रहता है, तो रहता है तो चलो उसको मिल के आ जाते हैं, थोड़ा देख आते हैं। मैं बाबा को लेकर वहां गई, अर्थात मैं बाबा को साथ लेकर के और बेटे के पास गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया है। जैसे बेल बजाए तो उसने देख लिया, पहचान लिया बाबू को, है ना। और अरे दादू, दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया। दादू को कहते थे बाबा को, दादू यानी नाना को।
तो प्रणाम किया और बोला, दादू मेरा बाबू कैसा है? अर्थात दादू मेरा बाबू कैसा है? दादू ने बोला। बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है, अर्थात तुम्हारा बाबू बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने साथ चलने को कहा था पर वो नहीं आया। बाबू तो भाई नाना भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी, अर्थात जो लड़का देखा हुआ है तो उनकी आंखें रोना आ गया कि देखो बच्चा बड़ा हो गया है, इस परिस्थिति में बेटी पली है मेरी और बच्चे बड़े हुए हैं और बड़ा हो गया है, तो भर आई थी। वह उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो, अर्थात तुम इसी प्रकार से काम करते रहो, इस प्रकार से बड़े होते रहो। भाई पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग? अर्थात पहले तो तुम्हारे लाइक नारकी जीवन था, तुम्हारा पिता शराब पीता था, मम्मी को मारता था और उसको क्या नाम से मारने उसको अलग होना पड़ा है। इस बड़ा नारकी जीवन तुमने जिया है, तो अब तुम खुशी में हो है? अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई है, आपने तुमको देखा, सबको बड़े हो गए है? मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद मिला है? मुझसे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, अर्थात बेटा तुझे कोई दुख नहीं होगा, अब तेरा बड़ा बेटा भी बड़ा हो रहा है? तूने जितना दुख देखा वो देख लिया है, अब लड़के तुझे संभाल लेंगे, है? देखना देखना एक दिन तुझे सुख देगा बेटा, अर्थात बड़ा होकर के तुझे पूरा सुख देगा, तुझे कोई कष्ट नहीं होने देगा, है? तेरा पूरा ध्यान रखेगा। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, थोड़े दिन की बात हो रही, थोड़ा कष्ट उठाने की जरूरत है तुझे, लेकिन आने वाले समय में अब तेरे को कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी। जब बड़ा हो जाएगा बेटा, शादी कर देना इसकी, जैसे भी कर देना, बड़ा हो जाएगा तुझे सुख देगा और सुख के साथ बेटे के साथ रहना है। मेरे लड़के से बोले, बाबा बोले, अर्थात उसके बीवी की लड़का जो था उससे बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना है, हाँ, संध्या गए अपनी माँ का ध्यान रखना है, पूरा उसके और रखना इसको, है ना, ठीक से रहना। और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए, ऐसा कह करके और मेरे बाबू वहां से वापस लौट आए बाबा के वहां तातुस के यहाँ। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुस ने उनसे कहा, जब वो जाने लगे वहां से तो तातुस ने उनसे कहा कि आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं, तब बेबी की कोई चिंता न करें, बेबी की तरफ से निश्चिंत रहें। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं, जब आप जैसे समझदार और सालीन लोगों के पास मेरी बेटी है तो मुझे कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, अब ठीक रहेगी। मैंने प्रत्यक्ष में देख लिया है कि मेरी बेटी कितनी सुख है ना। चिंता करता लेकिन अब नहीं करूंगा, पहले तो अगर देखता नहीं है, मैं इसको करता नहीं या करके देखता नहीं तो शायद मुझे चिंता होती, लेकिन अब चिंता नहीं करूंगा क्योंकि मैंने देख लिया है कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह से है, अर्थात मेरी लड़की आनंद में है, सुख में है, खुशी में है, अब मुझे कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं है, तो नहीं देखता थोड़ी चिंता होती। बाबा चले गए, बाबा वहां से चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख विक रही हूँ, मतलब समझ गए थे वो, मैं लिखना पढ़ना कर रही हूँ, सीख रही हूँ। सुनकर वो बहुत खुश हुए, इस बात को जान करके उनके मन में बड़ी खुशी हुई है। जहां पहले वो मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, अब वो जब जब फोन पर मेरा हाल चाल पूछने लगे। पहले तो मुझे कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब मैं पढ़ रही लिखती हूँ, मेरे बारे में सुना उन्होंने, तो मेरे को बीच बीच में बार बार बीच बीच में मुझे फोन पर मेरी सारी खबर लिया करते हैं, पूछते हैं तेरी पढ़ाई कैसी चल रही, तेरा काम कैसे चल रहा है, तेरे बच्चे कैसे हैं, आदि सारी बातें मुझसे पूछते हैं। वह बार बार ये भी जानना चाहते हैं कि लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, खत्म हुआ कि नहीं, अर्थात तेरी लिखाई पढ़ाई काम चल रहा है नहीं चल रहा है, खत्म हुआ या नहीं रहा है, कहाँ तक पहुंच गई है। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते हैं कि थोड़ा दिन आ जा, यहाँ रुक जा, है? और मेरे साथ ये भी हाँ कहते कि मैं यहाँ रुकना न चाहूँ तो लौट सकती है, साथ ज्यादा नहीं रुके वापस चले जाना, लेकिन आखिर में मिल जा, आखिरी कलकत्ता में रह जा थोड़ी देर, लेकिन मेरे जाने की इच्छा नहीं होती, मैं वहां पर जाने की मेरा मन नहीं करता। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। जब कोई परिवार का सदस्य आता है, मिलता है और मिलकर जाता है तो जाने के पश्चात मन खराब रहता ही है। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और मैं आंखों से उसे देख तक नहीं पाई, अर्थात दुख होता है कि माँ को मिले नहीं और माँ मर गई है, तो आंखों में दुख होता ही है। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य की चिंता को लेकर भी चिंता रहने लगी, अर्थात बाबा वृद्ध हो गए थे,
उम्र हो गई थी, उनका स्वास्थ्य थोड़ा गिर रहा था, तो उसको देख करके मुझे चिंता होती थी। इस बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियां भी आ पहुंची थी, अर्थात जेठू ने भी पेपर चिट्ठियां लिखी। जेठू वो जो तातू से बड़े भाई कहलाते थे, हैं? और शर्मिला देवी ने भी उनको कई बार पत्र लिखी, चिट्ठियां लिखी थी। उनके जवाब देने की चिंता अलग से लगी रहती थी, अर्थात उनका जवाब कब लिखूंगी मैं, ये चिंता रहती थी। चिट्ठियां के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा। जिस दिन चिट्ठी लिखूंगी उस दिन दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा। ये सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर मैं बैठ गई, अर्थात चिट्ठियां आई उनकी, उनको पढ़ा उसने, दोबारा पढ़ा और फिर लिखने के लिए बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। जवाब दूंगी, जवाब देने से पहले मैं जो बातें लिखी उनको भूल तो नहीं गई, तो उनको दोबारा ताजा करके और उनके जवाब में वापस दूंगी। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैंने जेठू की चिट्ठियां उठाई और उनको पढ़ने लगी। कैसे पढ़ लगी? उन्होंने लिखा, तातुस ने तुम्हें शब्दकोश की मदद को ठीक ही कहा। तातुस बोले थे कि भाई शब्दकोश जो भी है उसको, सबको होता है डिक्शनरी। मेरी भी राय है, चिट्ठी लिखने में भूलें तो होती है ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? अर्थात कोई काम करते हैं तो गलतियां होती है, तो काम में गलती होगी इसका मतलब नहीं कि हम काम को बंद कर दें, काम तो जारी रखेंगे। बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं है, अर्थात बार बार इच्छा रखना, इस तरह की बात रखना अच्छी बात नहीं है। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं, जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है मन के अंदर, तो कोई काम बात हम कर पाते हैं, कोई काम हम कर पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? तुम्हारे तातुस की तरह है। नव वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी छोटी हो जाओ। खूब लिखो और खूब काम करो, खूब खाओ पियो, और मल्लेश्वरी जो होती थी कैरम से खिलाड़ी, उसकी तरह मोटी छोटी हो जाओ। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी शुभकामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अगर तुम लिखती हो वो मुझे अच्छा लगता है, बढ़िया लग रहा है, और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा, दूसरे जो लिखेंगे वो भी अच्छी लगेगी। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका ये लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। अर्थात जो उनके भाई थे, उन्होंने कहा कि तुम द्विवेदी को चिट्ठी लिखो, उसके कहने से मैं तुमको फिर से चिट्ठी भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुस, तुम्हारे जेठू दोनों के सोचने विचारने का कोई अंत नहीं है। अर्थात तुम्हारे लेखन, तुम लिख रही हो, तातुस भी खुश है, और तुम भी खुश हो, और तुम्हारे जेठू भी खुश है, भाई भी, मैं भी खुश हूँ। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। अर्थात जो पहले शुरू शुरू होता है, कोई काम करते हैं तो दिक्कत आती है, कोई सीखते हैं तो दिक्कत आती है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आशा पूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तो आशा पूर्णा देवी बंगाल की एक बड़ी अच्छी राइटर थी, उसका जीवन भी तुम्हारी तरह ही संघर्ष में बीता है, तो वो भी किताबें लिखती थी। तो क्या तुमने क्या कोई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफी कष्ट देती थी, अर्थात जो तुम्हारा लेख था, जो लेख लिखा करती थी, वो मुझे बड़ा कष्ट देता था, बड़ी चिंता होती थी, है? अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। अर्थात कष्ट तो नहीं होता, बल्कि मन को खुशी होती है, मन को प्रसन्नता होती है कि तुम अच्छा लिख रही हो, बढ़िया लिख रही हो, है? पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, अर्थात शाबाशी देने की इच्छा होती है, डांटने की इच्छा नहीं होती है कि तुम गलत लिख रही हो, कोई गलत नहीं लिख रही हो, सब अच्छा लिख रही हो, बल्कि बार बार शाबाश, बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। तब बार बार मुंह से निकलता है कि शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से लिखो, बहुत अच्छे काम कर रही हो, है ना? भूलों की चिंता करने लगा तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती, अतः भूलें तो होती है, भूलों को भूल जाओ, अतः भूलों की चिंता मत करो। भूलों की चिंता करोगे तो एक लाइन भी नहीं लिख पाओगे, इसलिए उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा। अतः भूलों की चिंता छोड़ करके अपना काम जारी रखो, बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। अर्थात कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप सुधार लोगे उसको। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधराने की बारी आएगी। अर्थात जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो पढ़ लिखे हैं तुमसे अच्छे ज्यादा है, उनसे ठीक करवा लेना, वो अच्छी है, वो सुधारेंगे, ठीक करेंगे। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है, अगर कोई काम करेंगे तो भी हम काम को सीखते हैं, लिखने बैठेंगे तो सीख जाएंगे। यह अभिज्ञता तुम निश्चित ही हो गई हो। अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई हो, थोड़ा जानते तुमको पता लग गया होगा। तुम्हारे तातुस ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो हो, अर्थात गलती होती है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लिखो, जितना चाहो उतना लिखो।
जेठू की जितनी चिट्ठियां आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और भी लिखूं। तो जेठू मेरे को चिट्ठियां लिखते बार बार, और मेरी बार मन करता, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी उनको चिट्ठियां लिखूं बार बार। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी, अर्थात शर्मिला दी जो उनको हमेशा हिंदी में चिट्ठी लिखा करती थी। उनकी चिट्ठियां सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी चिट्ठियों को पढ़ करके, उनकी चिट्ठियों को जान करके, उनके समाचार को जान करके बड़ी इच्छा होती, मन करता। उनकी चिट्ठियां कुछ और ही तरह की होती है, फन बातें लिखती हूँ। क्या क्या लिखती है? मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी होगी, अर्थात वहां भी कोई लड़की काम करती होगी। क्या वो उसके साथ भी ऐसा ही संबंध रखते हैं? क्या उसके साथ भी वैसा ही वो रखते हैं? क्या उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ? किसको तो कौटुंबिक परिवार, कौटुंबिक जो होती है महिला, उसी तरह व्यवहार हो गया उनका। मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती, और चिट्ठियां भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपनी किसी बांधवी को है। अर्थात मुझे कोई नौकरानी की तरह, काम वाली की तरह मेरा व्यवहार नहीं करती है। मुझे ऐसे करती जैसे कोई, क्या नाम से, अपनी बहन हो, बहन को इस तरह से व्यवहार रखती है, ऐसे रखती है। तातू सुन की चिट्ठियां पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बंगला में मैं उन्हें लिख देती। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी चिट्ठियां मुझे आह्लादित कर देती। बेबी, एक बार सोच कर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसे वह क्यों है? इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी फिक्र से भी सोचो, जिन्हें तुम माफ भले ही न कर सको। बाबा होता पिता। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ किया जा सकता है। जो कोई मालूम गलत है तो भी ठीक है, माफ कर दो, कोई बात नहीं है। और शायद वैसा करना ही भला है, उसमें फायदा होता है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे, खूब मिलेंगे, खूब बातें करेंगे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है? तुम्हें कपड़े पहनना, सजना अच्छा लगता है कि नहीं? बताओ। मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है, अब मैं तो कभी कभी सज जाती हूँ तो ठीक लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगा। मैं तुम्हारे लिए तैयार होंगी, तुम मेरे लिए तैयार होगी। मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े पहनूंगी, तुम मेरे लिए कपड़े पहनना है अच्छे। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भर हंसेंगे, खूब बातें करेंगे, खूब हंसेंगे, खूब खेलेंगे, खूब कूदेंगे। यदि हंसने की कोई बात ना होगी तब भी हंसेंगे, ऐसी कोई बात नहीं भी आए जीवन में तो भी हम खूब हंसेंगे, खूब खेलेंगे, कूदेंगे। बेबी, तुम उस समय की आवाज नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा, कोई शाबाशी देता है, कोई तुम्हारे काम की अच्छाई के बारे में लिखता है, तब क्या तुमको अच्छा नहीं लगता है? और तुम क्या कभी ये सोचती कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? जब से तुमने लिखना शुरू किया है तब से तुम्हारा जीवन सुधर गया है, तुम्हारे जीवन की काया बदल गई है। तुमको अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें? तो ऐसी बातें वो शर्मिला दीदी बेबी को लिखा करती है। मुझे एक बात बड़ी मजेदार लगती है। क्या कहती है? मुझे तुम्हारी जो एक बात है बहुत अच्छी लगती है। शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा था। मैंने क्योंकि टाइम नहीं मिला उसके वो, और समय नहीं मिला, समय में उसने कभी सजी धजी नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऐसा क्यों पूछा उन्हें? मैंने कितनी लड़कियों बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात होती नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती थी। ऐसी कई लड़कियां हैं जो कभी कहीं घूमने जाना, फिरने जाना, तो उसके पहले कपड़े लेकर के, आईना लेकर के, पाउडर का डिब्बा लेकर के, और वो बैठ जाती है और तैयार हो जाती है। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती है, देखो तो ठीक से पहनी कि नहीं पहनी। जब साड़ी पहनती पूछती अपनी सहेली से कि मैंने साड़ी पहनी, तुम्हें अच्छी लगी कि नहीं लगी है? अगर सहेली ने उनके मन की बात नहीं कही तो ए ठहरो कहकर साड़ी को फिर 10 बार खोलती है, पहनती है। कोई कोई अपने स्वामी से ही पूछती, पति से ही पूछती है, पूछती क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा? अर्थात मैं कौन सी साड़ी पहनूं आज, कौन सी साड़ी अच्छी लगती है? स्वामी यदि कहता ये साड़ी पहनो, इससे बहुत अच्छी दिखोगी, तो उस साड़ी को पहने हुए मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती और फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती को एक बार फिर कहे तुम कितनी सुंदर लग रही हो। स्वामी ने कहा कि भी तुम ये साड़ी पहनो, तो पहन के आती और स्वामी से कहती कि अब कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। और स्वामी कहते कि कितनी अच्छी लगती हो, तुम दिखती हो। तो मन कितना प्रसन्न होता। सिर्फ यही नहीं, वह चाहते कि और लोग भी कहे, पति नहीं कहे, पति के अलावा दूसरे लोग हैं वो भी कहे कि तुम साड़ी के अंदर कितनी अच्छी लग रही हो, देखो कितनी सुंदर लग रही हो।
मैं तो देख कर अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है? इनके लिए इतना लालच, इतना लोग रखती है आदत होती है महिलाओं की, महिलाएं के पहनने ओढ़ने में क्या नाम से ध्यान रखती है अपना। मैं उन्हें देखती कि होठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। ये सब चीजें औरतें न जाने क्या इतना पसंद करती है, होती है, महिलाओं की आदत होती है, सुबह होता है? मुझे ये सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता था। तो क्या नाम से बेबी को चीजें सारी पसंद नहीं थी। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में जब मैं थी तब से मुझे पहनना ओढ़ना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरी कंघी करती है। छोटी थी तो मेरी बड़ी बहन थी तो मुझे पकड़ करके मेरी कंघी करती थी, है? और बाल बांधती थी और बालों को चोटी बांध दिया करती थी। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कह कर मुझे सजाती जाती है, तैयार हो जाओ, कपड़े पहन लो, वहां चलना है, उधर जाना है। ब्याह के बाद भी इन सब चीजों का शौक मुझे नहीं हो रहा था। जब शादी हो गई, ब्याह हो गया, ब्याह के पश्चात मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी कर, मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती। इस तरह पर भी पापड़े पाड़े की औरतें, पाड़ा होता मोहल्ला जो भी आसपास की गली मोहल्ले की जो औरतें हैं उसको बोलते हैं पाड़ा, औरतें मुझे देखकर जलती है। वे अगर अब मुझे देखती तो और भी जलती है और इसको उसको बुलाकर आपस में कुछ करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह में सलवार सूट जो पहनने लगी थी। अर्थात मैंने अब सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया था। तो आज इतना ही काफी है ना। और अब जब हम मिलेंगे दोबारा तो इसको किताब को पूरा करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।